एमए उत्तरार्ध के विद्यार्थियों, भाषा विज्ञान के प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम पिछले व्याख्यानों में पाश्चात्य भाषा विचारकों पर विचार कर चुके हैं। आज हम ध्वनि विज्ञान पर विचार करेंगे। भाषा विज्ञान की शाखाओं में से एक है विभिन्न शाखाओं में से एक है ध्वनि विज्ञान, जिसे स्वन विज्ञान भी कहा जाता है। ध्वनि अर्थात स्वन। ध्वनि के अध्ययन से संबंध शास्त्र या विज्ञान के लिए अंग्रेजी में प्रमुखतः फोनेटिक्स या फोनोलॉजी, ये दो शब्द प्रचलन में हैं। स्पष्टतः दोनों ही शब्दों का ग्रीक शब्द फोने से संबंध है, जिसका अर्थ होता है ध्वनि। टिक्स और लॉजी का प्रयोग विज्ञान के समानार्थी है। तो इस प्रकार से इन दोनों के संयोग से जो शब्द बना है वो है ध्वनि का विज्ञान। अब देखा जाए तो प्रयोग की दृष्टि से लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर है। फोनेटिक्स और फोनोलॉजी, कई बार इनको समानार्थी के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन वास्तव में इन दोनों शब्दों में अंतर है। फोनेटिक्स से हम सामान्यतः ध्वनि की परिभाषा, भाषा ध्वनियों के उत्पन्न होने के अंग, ध्वनियों का वर्गीकरण, उनका स्वरूप, उनकी लहरों का मुंह से चलकर किसी के कान तक पहुंचा जाना, सुना जाना, उनमें होने वाले विकार आदि बातों पर विचार किया जाता है। साथ ही भाषा विशेष की ध्वनियों, उनका उच्चारण और वर्गीकरण आदि भी इसी के अंतर्गत आता है। लेकिन जो फोनोलॉजी है, फोनोलॉजी में भाषा विशेष की ध्वनियों की व्यवस्था, उसका इतिहास और परिवर्तन आदि का अध्ययन किया जाता है। अर्थात फोनेटिक्स और फोनोलॉजी दो अलग अलग शब्द हैं और दोनों का सूक्ष्म सा अंतर है। भाव यह है विद्यार्थियों, फोनेटिक्स में ध्वनि की परिभाषा, भाषा ध्वनियों से उत्पन्न होने वाली ध्वनियों के अंग, उनका वर्गीकरण, उनका स्वरूप और उनकी लहरों का मुंह से चलकर के किसी कान तक पहुंचा जाना, सुना जाना, उनमें होने वाले विकारों का अध्ययन किया जाता है फोनेटिक्स में। साथ ही साथ भाषा विशेष की ध्वनियों का उच्चारण और वर्गीकरण भी फोनेटिक्स में ही आता है। अब जो फोनोलॉजी है उसमें है भाषा विशेष की ध्वनियों की व्यवस्था, उनका इतिहास और परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। आजकल प्राय फोनेटिक्स का प्रयोग ध्वनि के भाषा निरपेक्ष अध्ययन के लिए किया जाता है, जिसे सामान्य रूप से ध्वनियों का उच्चारण, वर्गीकरण आदि शब्द आते हैं। और फोनोलॉजी का प्रयोग भाषा विशेष की ध्वनियों के लिए किया जाता है। अर्थात इन दोनों का अलग अलग क्षेत्र है। संस्कृत में ध्वनि विज्ञान का पुराना नाम शिक्षा शास्त्र था। हिंदी में इस प्रसंग में फोनेटिक्स के लिए मुख्यतः ध्वनि विज्ञान, ध्वनि शास्त्र या स्वन विज्ञान भी कहा जाता है। फोनोलॉजी शब्द है उसके लिए ध्वनि प्रक्रिया, स्वन प्रक्रिया या स्वर्णिम विज्ञान आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। एकरूपता की दृष्टि से फोनेटिक्स के लिए ध्वनि विज्ञान या स्वन विज्ञान और फोनोलॉजी के लिए ध्वनि प्रक्रिया या स्वन प्रक्रिया या स्वर्णिम विज्ञान का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जहाँ फोनोलॉजी कहा गया है वहाँ फोनोलॉजी से तात्पर्य है ध्वनि की प्रक्रिया, स्वन की प्रक्रिया या स्वर्णिम विज्ञान आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। अब जो ये ध्वनि है, यहाँ पर ध्वनि विज्ञान के लिए हमने स्वन विज्ञान शब्द का भी प्रयोग किया है और उसके दो प्रचलन में दो शब्द हैं जिन प्राय प्रयोग में किए जाते हैं, फोनेटिक्स और फोनोलॉजी है। विद्यार्थियों, आपको बताया गया है जो फोनेटिक्स है वो प्राय आजकल किसी भी भाषा के निरपेक्ष अध्ययन के लिए प्रयोग में किया जाता है, जबकि फोनोलॉजी किसी भाषा विशेष की ध्वनियों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हिंदी की भाषा की ध्वनियों के लिए यदि अध्ययन किया जाएगा तो वो आएगा फोनोलॉजी, और संसार भर की भाषाओं की ध्वनियों पर अध्ययन करने के लिए जिस हम शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो होगा फोनेटिक्स। अब ये देखते हैं कि ध्वनि के अध्ययन के आधार क्या हैं। इसमें भोलानाथ तिवारी ने 3 आधार बताए हैं: उच्चारण, प्रसरण या संवहन, और तीसरा है श्रवण। अर्थात
मुख के द्वारा ध्वनि का उच्चारण किया जाना, फिर उसका प्रसारित होना वायु में और श्रोता तक, कान तक पहुंचना या कर्णेंद्रियों तक पहुंचना ध्वनि विज्ञान की 3 शाखाएं मानी गई हैं। औच्चारणिक ध्वनि विज्ञान है जिसमें सब 3 औच्चारणिक अर्थात जो उच्चारण से संबंधित है, इसमें उच्चारण और उससे संबंध बातों का अध्ययन किया जाता है। जो सामवाहिक या प्रासरणिक ध्वनि विज्ञान है, इसमें उच्चारण के फलस्वरूप बनने वाली ध्वनि की लहरों का अध्ययन होता है कि वो किस तरह से वायु के साथ प्रवाह करती हुई श्रोता के कान तक पहुंचती हैं। इस अध्ययन के लिए प्राय काइमोग्राफ, स्पेक्ट्रोग्राफ और ऑसिलोग्राफ नामक यंत्रों की सहायता ली जाती है। मैं इन ध्वनि यंत्रों के नाम का पुनरावृत्ति करती हूँ। ध्वनि के अध्ययन के लिए काइमोग्राफ, स्पेक्ट्रोग्राफ और ऑसिलोग्राफ आदि यंत्रों की सहायता ली जाती है। अब जो तीसरी इसकी शाखा है उसको कहा जाता है श्रावणिक ध्वनि विज्ञान, अर्थात इसमें ध्वनियों के सुने जाने का अध्ययन होता है। तो इस तरह से 3 ध्वनि विज्ञान की 3 शाखाएं हैं। औच्चारणिक जो उच्चारण से संबंधित है, प्रासरणिक या संवाहनिक जो ध्वनि के उच्चारण के पश्चात ध्वनि लहरों का अध्ययन करती है, और तीसरी है श्रावणिक अर्थात ध्वनियों के सुने जाने का अध्ययन जहाँ होता है। स्पष्टतः ही पहली शाखा का संबंध बोलने से और दूसरी शाखा का संबंध ध्वनि की वाहिनी तरंगों का, उनके स्वरूपों का, उनकी गति का, और जो तीसरी है सुने जाने से संबंधित है। अब इसमें जो प्रथम है विद्यार्थियों वो है औच्चारणिक ध्वनि विज्ञान। औच्चारणिक ध्वनि विज्ञान है, इसका संबंध वाग् यंत्र से होता है, हमारे वोकल सिस्टम से संबंध होता है, जिसमें हमारे उच्चारण अवयवों का इसमें योगदान रहता है, वोकल ऑर्गन जिन्हें कहते हैं। हमारे वोकल ऑर्गनों के कई नाम बताए गए हैं, हमारे मुंह से लेकर के हमारे जिह्वा, मुंह, नाक, स्वर यंत्र, स्वर तंत्रियाँ, नासिका विवर आदि अनेक नाम इसमें बताए गए हैं और इसको एक चित्र के द्वारा भी समझाया गया है। आप भोलानाथ तिवारी की भाषा विज्ञान पुस्तक से अवश्य ही इसका संदर्भ देखें। इसमें जो यंत्र चित्र, ध्वनि का यंत्र चित्र बताया गया है, उसमें हमारे फेफड़े भी हैं, हमारी आमाशय, श्वास नली, मुख विवर, नासिका विवर, इन सब का विभिन्नों के नाम दिए गए हैं। जिसमें प्रथम नाम है उपाली जीव्य, जिसको गिलबिल कंठ या कंठ मार्ग भी कहा जाता है। दूसरा है स्वर यंत्र, तीसरा है स्वर तंत्री या ध्वनि तंत्री, नासिका विवर और भोजन नलिका, स्वर यंत्र मुख है, स्वर यंत्र मुख आवरण है, मुख विवर है, अलिजीव्य है, कंठ, मूर्धा, वत्स्य, ओष्ठ्य, कंठ तालु, दंते, जिह्वा, जिह्वा मूल, ऐसे अनेक नाम इसमें ध्वनि हमारे जो वोकल सिस्टम है, हमारे उच्चारण अवयव हैं, उनके नाम गिनाए गए हैं। अब इसमें इनको अवयवों को भी 2 वर्गों में बांटा गया है, चल अवयव और अचल अवयव। चल अवयव अर्थात जो चलायमान होते हैं, जो हिलते हैं, इन अवयवों को ऊपर उठाकर या नीचे ले जाकर के ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है। इन्हीं को करण भी कहते हैं। करण अर्थात आर्टिकुलेटर भी कहा जाता है। नीचे का होठ जबड़े के साथ, जिह्वा और उसके विभिन्न भाग और स्वर तंत्रियाँ इसी चल अवयव के अंतर्गत आती हैं। क्यों हमारा नीचे का जबड़ा भी हिलता है, होठ भी हिलता है और हमारी जिह्वा भी हिलती है, और जो विभिन्न भाग कई स्वर तंत्रियाँ भी हिलती हैं, जैसे नीचे के होठ और जीभ के मुंह का जो भाग होता है। अतः उनके आधार पे कभी केवल निचली स्वर तंत्री को ही करण कहते हैं। अब जो अचल अवयव हैं, अचल अवयवों में हम खुद ही कल्पना कर सकते हैं कि हमारे दांत हैं, ऊपर का होठ है, तालू के विभिन्न भाग हैं आदि आते हैं। ये चल नहीं सकते, ये हिल नहीं सकते।
इनसे स्थान का बोध होता है। अलिजीविए या कौवे की स्थिति कुछ अजीब सी होती है। कौवा जो हम बहुत अधिक मुंह को खोलते हैं तो हमारे गले की ओर दिखता है, तो उसको कौवा या अलिजीविए भी कहते हैं। यूँ तो यह एक चल अवयव है, किंतु मुंह के ऊपर है और ऊपर के अवयव अचल हैं, अतः स्थान इसका सांकेतिक है, इसीलिए इसे उन्हीं की श्रेणी में रख सकते हैं। श्वास नलिका है, भोजन नलिका है, अभिकालक है, ये भी हमारे अवयवों के अंतर्गत ही आते हैं। अब जो हमारे स्वर यंत्र, स्वर मुख यंत्र और स्वर तंत्री, ये बहुत सारे इनके पीछे कार्य करते हैं और बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से इनका उच्चारण होता है। कैसे ध्वनियों के उच्चारण में ये कार्य करते हैं, इसको आपको बताया जाएगा कि हम कैसे ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। जैसे हारमोनियम या विगुल आदि वाद्य यंत्रों की भांति हम लोग भी वायु की सहायता से ही बोलते हैं। ये वायु दो प्रकार की होती है। एक तो वह नाक या मुंह के मार्ग से हम भीतर खींचते हैं, यह बाहर की हवा साफ होती है। इस शुद्ध हवा से दुख है कि हम लोग अधिक ध्वनियाँ उच्चारण नहीं कर पाते हैं। कुछ भाषाओं के लिए तो यह है कि ध्वनियाँ जो है अफ्रीका, अमरीकी आदि कुछ क्लिक आदि ध्वनियों के उच्चारण से ही यह हवा हमारा काम दे जाती है। और दूसरे प्रकार की वह हवा होती है जो फेफड़े की गंदगी आदि साफ करके निकलती है। सच पूछा जाए तो ये दूसरी हवा जो पहली हवा का गंदा रूप मात्र है, प्राय संसार की सभी भाषाओं में बोलने में सहायता करती है। पहली हवा श्वास है, अर्थात जिसको हम बाहर से भीतर की ओर खींचते हैं, वो श्वास है जो शुद्ध होती है, लेकिन उससे बहुत अधिक उच्चारण में सहायता नहीं मिलती है। दूसरी होती है जो फेफड़े की गंदगी आदि को साफ करके निकलती है, जिसको प्रश्वास कहा गया है, और संसार भर की प्राय सभी भाषाओं में बोलने में यही हमारी सहायता करती है, ऐसा भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा माना गया है। अर्थात श्वास और प्रश्वास ध्वनियों के उत्पन्न होने में इन दो का योगदान है बहुत अधिक। फेफड़े की सफाई करने के पश्चात वायु श्वास के रूप से श्वास नलिका के पथ से बाहर चलती है। स्वर तंत्री के पूर्व में किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं होता है। सर्वप्रथम हम इन स्वर तंत्रियों की सहायता से ही इसे मनमाना रूप देते हैं। हमारी जो ध्वनि होती है उसको हम स्वर तंत्रियों की सहायता से मनमाना रूप दे लेते हैं। उससे आगे चल करके हम आवश्यकता अनुसार नासिका विवर, मुख विवर या दोनों से थोड़ा थोड़ा उसको बाहर निकालते हैं। ऐसा करने में कौवा भी हमारी सहायता करता है और वहाँ से मुख विवर से आने वाली वायु का हम आवश्यकता अनुसार जीवा, कंठ, तालु, होठ, दांत के सहारे इच्छित रूप पर दे करके बाहर निकालते हैं, तो ये बाहर आकर के ध्वनि की संज्ञा पाती है। विद्यार्थियों, हम ध्वनि कैसे उत्पन्न करते हैं इसको बहुत ही सूक्ष्म और सरल तरीके से समझाया गया है कि श्वास और प्रश्वास की जो प्रक्रिया है उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। श्वास में हम शुद्ध वायु को अंदर ग्रहण करते हैं और जो प्रश्वास की है वो फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु है, वो ही हमारी ध्वनि उच्चारण का आधार बनती है। फेफड़ों की सफाई करती हुई ये वायु जो बाहर निकलती है वो श्वास नलिका के पथ से बाहर आती है। स्वर तंत्रियों से पूर्व किसी भी प्रकार का विकार उसमें उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन स्वर तंत्रियों की सहायता से हम उसको मनमाना रूप देते हैं और वो नासिका विवर और मुख विवर की सहायता लेते हुए कौवे की सहायता से वो जब बाहर आती है, कंठ, तालु, जीवा आदि किसी न किसी का स्पर्श करते हुए बाहर आती है, तो वो ध्वनि की संज्ञा पा लेती है। और जिस किसी अंग का वो स्पर्श करती है उसके आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण भी होता है। अनुनासिक ध्वनियाँ, नासिक के ध्वनियाँ, कंठ, तालु आदि, जिनको बाद में विस्तार से आपको समझाया जाएगा। अब औच्चारणिक ध्वनि विज्ञान के बाद में जो दूसरी शाखा आती है वो है प्रसरणिक ध्वनि विज्ञान या संवाहनिक ध्वनि विज्ञान। भौतिकी में इसको केवल ध्वनि विज्ञान ही कहते हैं, लेकिन भोलानाथ तिवारी ने इसको एक नाम दिया है संवाहनिक।
अब ये कह रहे हैं कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, कैसे वो लहरों के द्वारा वक्ता के मुख से श्रोता तक ले जाई जाती है, इसका इसमें अध्ययन किया जाता है। सामान्यतः इन ध्वनियों की लहरों की चाल जो होती है वो 1100 से लेकर के 1200 फीट प्रति सेकंड की बताई जाती है। जैसे जैसे ये लहरें आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे तीव्रता घटती जाती है। इसी कारण से हम पास खड़े हुए व्यक्ति की ध्वनि को भली भांति सुन लेते हैं, लेकिन जैसे ही दूर होती जाती है तो वो ध्वनि धीमी सुनाई पड़ती है। अनेक यंत्रों के सहारे से भौतिक शास्त्र में इन लहरों का बहुत ही गंभीर अध्ययन भी किया गया है, लेकिन भाषा विज्ञान में इसकी प्रत्यक्षतः कोई उपयोगिता नहीं है। अब भाषा विज्ञान की तीसरी शाखा है श्रावणिक ध्वनि। इसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि हम सुनते कैसे हैं। इस बात को स्पष्ट करने के लिए संक्षेप में कान की बनावट को देखा जाना होता है। हमारे कान के 3 भाग होते हैं। हमने विज्ञान की क्लासों में छोटी कक्षाओं में पढ़ा है, जिनको क्रम से बाह्य कर्ण, मध्यवर्ती और आभ्यंतर कर्ण भी कहते हैं। बाह्य कर्ण के भी 2 भाग किए जाते हैं। एक भाग तो वह है जो टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देता है बाहर से, और ये भाग सुनने की क्रिया में अपना कोई विशेष योगदान नहीं देता है। लेकिन जो दूसरा भाग है, छिद्र या कर्ण नलिका के बाहरी भाग से प्रारंभ होकर के जो भीतर तक जाता है, इस भाग की या कर्ण नलिका की लंबाई लगभग 1 इंच होती है और इस नलिका के भीतर एक छिद्र की झिल्ली होती है जो बाह्य कर्ण को मध्यवर्ती कर्ण की ओर ले जाती है और इस कर्णेंद्रियों के द्वारा ही ध्वनि सुनाई देती है। इसमें एक द्रव्य भरा होता है, झिल्ली के आवरण से ढका रहता है और जो हमारी वायु होती है, ध्वनि होती है, वो वायु अन्य संबंध अणुओं के रूप में कंपन करती है और ये कंपन प्रति सेकंड फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कहलाता है। अब ये आवृत्ति कम या अधिक हो सकती है। सामान्यतः व्यक्ति में कान की 20,000 आवृत्ति तक की ध्वनियाँ वो सुन लेता है, किंतु साफ सुनने और समझने लायक वो 60 से 10,000 तक ही एक साथ सुन सकता है। तो जो सुनने का अध्ययन किया जाता है उसको श्रावणिक विज्ञान कहा जाता है। तो संक्षेप में विद्यार्थियों, 3 शाखाएं हो गई ध्वनि विज्ञान की। औच्चारणिक, जिसमें उच्चारण के लिए अध्ययन किया जाता है। संवाहिनिक या प्रसारण कैसे होता है, ध्वनियाँ कैसे लहरों के द्वारा यात्रा करती है वक्ता से श्रोता तक। और तीसरा है श्रावणिक, अर्थात सुना कैसे जाता है, कैसे कर्णेंद्रियाँ उसमें कार्य करती हैं। अब अगले व्याख्यान में हम इनके लिए विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।